का मैनेजमेंट, ये एक ऐसा विषय है जो मतलब बहुत भारी, भावनात्मक और कभी-कभी तो शर्मनाक भी लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे हमें स्कूल में इसके बारे में सब कुछ सीख लेना चाहिए था, पर सीखा नहीं। आज हमारे पास कई तरह के सोर्स हैं। बैंकों की गाइड से लेकर टिफनी द बजट निस्टा, अलीचे जैसे वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह तक, और साथ ही आम गलतियों की लिस्ट भी। तो हमारा मिशन है इन सभी जानकारियों से सबसे जरूरी बातें निकालकर वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक साफ साफ रोड मैप तैयार करना। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो लगभग हर सोर्स में जो सबसे बुनियादी चीज बताई गई है वो है बजटिंग। और ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द सुनते ही मुझे बोरियत होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ दूं। और यही यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। टिफनी अलीचे इसे एक नए नजरिए से देखती हैं। वो इसे बजट नहीं बल्कि हाँ, कहने की योजना कहती हैं। हाँ, कहने की योजना। हाँ, या मनी लिस्ट। इसका मकसद पाबंदी लगाना है ही नहीं। इसका मकसद है ये जानना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ताकि आप उसे जानबूझकर उन चीजों की तरफ लगा सकें जिन्हें आप सच में हाँ कहना चाहते हैं। ये सुनने में काफी बेहतर लगता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब ये असल में काम कैसे करता है? टिफनी अलीचे इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। पहला कदम है बस अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाना, बिना कोई रकम लिखें। अच्छा, सिर्फ नाम? हाँ, किराया, किराने का सामान, घूमना फिरना, सब कुछ। दूसरा कदम है अपनी आमदनी और इन खर्चों को ट्रैक करना। लेकिन तीसरा कदम सबसे जरूरी है, जहां वो बीयूसी तरीका इस्तेमाल करती हैं। बीयूसी ये क्या है? ये आपके खर्चों को समझने का एक फ्रेमवर्क है। बी यानी बिल्स, बिल, जिनका भुगतान करना जरूरी है, जैसे किराया। जो ज्यादातर तय होते हैं। बिल्कुल। यू यानी यूजेज या यूटिलिटी, जो घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे बिजली, पानी, पेट्रोल। और सी यानी कैश या चॉइस, मतलब अपनी मर्जी के खर्चे। हाँ। जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, मनोरंजन। अच्छा, तो ये सिर्फ लिस्ट बनाने से ज्यादा है। ये तो एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल हुआ। बिल्कुल, यही इसका असली जादू है। ये आपको बताता है कि समस्या कहाँ है। अगर आपका ज्यादातर पैसा बी और यू में जा रहा है, तो शायद ये कम आमदनी की समस्या है। और आपको आय बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। सही। लेकिन अगर सी कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो ये खर्च करने की समस्या है। ये आपको अटकलों से निकालकर सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। और ये बात सीधे एक और सोर्स से जुड़ती है, जरूरतों को चाहतों से अलग करना। उसमें कहा गया है कि कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाता है? वो एक छोटा सा सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, वो 200 रुपए की कॉफी शायद उस पल में अच्छी लगे, लेकिन अगर लक्ष्य घर के लिए डाउन पेमेंट बचाना है तो वो कॉफी आपको उस लक्ष्य से दूर ले जा रही है। सही कहा। और इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं। एक योजना सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। टिफनी अलीचे ड्रीम स्केपिंग की बात करती हैं। ड्रीम स्केपिंग? हाँ, मतलब उस जीवन की कल्पना करना जो आप जीना चाहते हैं, और पैसे को वहां तक पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना। जब आपका बजट आपके सपनों का नक्शा बन जाता है, तो उसे फॉलो करना सजा नहीं लगता, एक रोमांचक सफर लगता है। ठीक है, तो बजट बन गया, और अक्सर बजट बनाने पर जो सबसे डरावनी चीज सामने आती है वो है कर्ज। ये तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है, और यहाँ टिफनी अलीचे की कहानी वो बहुत असरदार है। हाँ, कैसे वो कर्ज मुक्त होने से एक धोखाधड़ी और मंदी के कारण $3 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गई। और वो उससे जुड़ी शर्म की बात करती हैं, जो इंसान को एकदम पंगु बना सकती है। लोग बात नहीं करते इसके बारे में। बिल्कुल, छिपाते हैं। उनकी सबसे बड़ी सलाह है, शर्म को छोड़ें, किसी से बात करें। वो कहती हैं, शर्म समाधान को छुपा देती है। ओस रणनीति है। सोर्सेज में कुछ अलग अलग तरीके बताए गए हैं, स्नोबॉल, एवलांच, ये सब क्या है? ये कर्ज चुकाने के सबसे लोकप्रिय तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल? हाँ, इसमें आप सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को पूरी ताकत से चुकाते हैं, जबकि बाकी पर सिर्फ न्यूनतम भुगतान करते हैं। अच्छा, लेकिन गणित के हिसाब से तो ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, है ना? नहीं है, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक जीत देता है। एक कर्ज खत्म होने की खुशी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। दूसरा तरीका है एवलांच मेथड, जिसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। गणित के हिसाब से तो यही सही है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पैसा बचता है। तो कोई जानबूझकर स्नोबॉल तरीका क्यों चुनेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये तर्क बनाम भावना की लड़ाई को दिखाता है। पर्सनल फाइनेंस देखा जाए तो 80% व्यवहार है और सिर्फ 20% ज्ञान। एवलांच मेथड उस 20% ज्ञान के लिए एकदम सही है। और स्नोबॉल मेथड? वो उस 80% व्यवहार पर काम करता है।
कई लोगों के लिए महीनों तक एक बड़े कर्ज पर लगे रहना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जब वो 3-4 महीनों में एक छोटा कर्ज खत्म कर देते हैं तो उन्हें जो एक जो किक मिलती है वो उन्हें मैराथन दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो गणित में छोटी हार लेकिन मनोविज्ञान में बड़ी जीत। बिल्कुल। और एक तीसरा तरीका भी है, सुनामी मेथड। हाँ, ये अलीचे का अपना तरीका है। सुनामी मेथड में आप उस कर्ज को सबसे पहले चुकाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक तनाव दे रहा है, चाहे उसकी ब्याज दर कम ही क्यों ना हो। हाँ, शायद वो दादी से लिया हुआ छोटा सा उधार हो जिसकी ब्याज दर 0 हो, लेकिन वो आपको रात में सोने नहीं दे रहा। उसे पहले खत्म करने से जो मानसिक शांति मिलती है वो किसी भी गणित से बढ़कर है। तो ये वाकई इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है, गणित, मनोवैज्ञानिक जीत या भावनात्मक शांति। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और मुख्य बिंदु है, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच फर्क करना। अच्छा कर्ज मतलब? वो जो समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाता है, जैसे घर या शिक्षा के लिए लोन। और बुरा कर्ज? वो जो उपभोग के लिए लिया जाता है, जैसे ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड। बुरे कर्ज को प्राथमिकता देना जरूरी है क्योंकि वो आपकी वित्तीय नींव को दीमक की तरह खा जाते हैं। तो एक बार जब कर्ज काबू में आ जाता है और बजट से पैसा बचने लगता है तो अगला सवाल साफ है, उस बचे हुए पैसे का क्या करें? क्या उसे बस बैंक में पड़ा रहने दें? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम पैसे बचाने से पैसा बनाने की तरफ बढ़ते हैं। ये बचत और निवेश का चरण है और इसका सबसे पहला नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। मतलब कोई भी बिल भरने या खर्च करने से पहले अपनी आमदनी का एक हिस्सा सीधे बचत में डाल दो। हाँ, 10 से 20%, और इसे ऑटोमेट कर देना सबसे अच्छा है। और इसी से जुड़ा है इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये आपका वित्तीय सुरक्षा कवच है। लक्ष्य है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम जमा करना, ताकि नौकरी छूटने या किसी मेडिकल इमरजेंसी में और कर्ज ना लेना पड़े। बिल्कुल, ये आपको घबराहट में फैसले लेने से रोकता है। ठीक है, इमरजेंसी फंड बन गया। अब उस पैसे को बढ़ाने के बारे में क्या? यहाँ निवेश की भूमिका आती है और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। निवेश की भूमिका आती है और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। तो ये है क्या, सरल शब्दों में? सरल शब्दों में ये आपके ब्याज पर ब्याज कमाना है। पहले साल आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है, अगले साल आपको मूलधन और पिछले साल के ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है, और ये समय के साथ मतलब तेजी से बढ़ता है। इसीलिए जल्दी शुरू करना इतना शक्तिशाली है। हाँ, बाजार में समय बिताना बाजार का सही समय पता लगाने की कोशिश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे समझने का कोई करना इतना शक्तिशाली है। हाँ, बाजार में समय बिताना बाजार का सही समय पता लगाने की कोशिश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है, जैसे 72 का नियम? हाँ, वो एक दिमागी शॉर्टकट है, बहुत काम का। आप अपनी अनुमानित ब्याज दर से 72 को विभाजित करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके निवेश को दुगना होने में कितने साल लगेंगे। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 6 से भाग दें, यानी आपके पैसे को दुगना होने में 12 साल लगेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको 9% का रिटर्न मिलता है, अब आपके पैसे सिर्फ 8 साल में दुगने हो जाएंगे। अरे वाह, मतलब रिटर्न में सिर्फ 3% के छोटे से अंतर ने पैसे को 4 साल पहले दुगना कर दिया। बिल्कुल, ये देरी करने की कीमत को साफ साफ दिखाता है। लेकिन यहाँ टिफनी अलीचे का एक नजरिया है जो मुझे रोक रहा है। वो कहती हैं कि आप जरूरत से ज्यादा बचत भी कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? हमें तो हमेशा ज्यादा बचाने के लिए कहा जाता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसे कैश ड्रैग कहते हैं। कैश ड्रैग मतलब इमरजेंसी फंड पूरा होने के बाद आपका पैसा एक आलसी कर्मचारी की तरह बन जाता है, वो काम नहीं कर रहा है। कम ब्याज वाले बचत खाते में पड़ा पैसा असल में महंगाई के कारण अपनी कीमत खो रहा है। अच्छा, अगर महंगाई 5% है और आपका सेविंग्स अकाउंट 2% ब्याज दे रहा है, तो आप असल में हर साल अपनी खरीदने की शक्ति का 3% खो रहे हैं। तो असली खेल पैसे बचाने का नहीं बल्कि पैसे को काम पर लगाने का है। सही, बचत सुरक्षा है लेकिन निवेश विकास है। ये सब सिद्धांत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना, अनुशासन बनाए रखना, यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे ताकि आपको हर दिन फैसले ना लेने पड़े। उनका 4 खाता सिस्टम इसी पर आधारित है ना? लेकिन
4 अलग-अलग अकाउंट, ये तो बहुत झंझट का काम लगता है। लगता है, लेकिन इसे ऐसे सोचें जैसे आप खाना बनाने के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। आप सभी सब्जियों को अलग अलग कटोरियों में रखते हैं। हाँ, प्याज अलग, टमाटर अलग। बिल्कुल, आप सभी सब्जियों को अलग अलग कटोरियों में रखते हैं। हाँ, प्याज अलग, टमाटर अलग। बिल्कुल, आप सब कुछ एक ही कटोरे में नहीं मिलाते। ये 4 खाता प्रणाली वही करती है। ये आपके बिल वाले पैसे को आपके घूमने फिरने वाले पैसे के साथ मिलने से रोकती है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सरल तरीके से। चेकिंग अकाउंट 1 आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए है, जो आपके डेबिट कार्ड से जुड़ा है। चेकिंग अकाउंट 2 सिर्फ बिल भरने के लिए है। इसका कोई डेबिट कार्ड नहीं होता। अच्छा, ताकि आप वो पैसा खर्च ही ना कर सके? एकदम, आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली इसमें आता है और यहाँ से आपके सारे बिल ऑटो पे हो जाते हैं। फिर हैं 2 बचत खाते। बचत खाता 1 आपका इमरजेंसी फंड है और बचत खाता 2 आपके लक्ष्यों के लिए है, घर की डाउन पेमेंट, छुट्टियां वगैरह। वाह, ये सिस्टम तो सीधे तौर पर उन आम गलतियों से बचने में मदद करता है जिनके बारे में सोर्सेज बात करते हैं, जैसे फिजूल खर्ची और बचत ना करना। और क्रेडिट कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल के बारे में क्या? औसत ब्याज दर 24% से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी वित्तीय बर्बादी है, आपके पैसे में आग लगाने जैसा। लेकिन क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बुरे नहीं होते हैं। क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए जरूरी है। हाँ, अलीचे ने स्कोर बढ़ाने का एक शानदार तरीका बताया है। एक छोटा बार बार होने वाला बिल जैसे नेटफ्लिक्स अपने क्रेडिट कार्ड पर डालें और हर महीने उसे पूरा चुकाने के लिए एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर दें। बस इतना ही? इससे फर्क कैसे पड़ता है? बजटिंग की मानसिकता को हाँ कहने की योजना के रूप में देखने से लेकर कर्ज से निपटने के मनोवैज्ञानिक दांव पेंच, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति और एक व्यवहारिक ऑटोमेशन सिस्टम बनाने तक। इन सभी सोर्सेस का मुख्य संदेश एक ही है, वित्तीय भलाई संयोग से नहीं मिलती। इसके लिए एक योजना चाहिए, निरंतरता और ज्ञान की जरूरत होती है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे, लगातार उठाए गए कदम समय के साथ बड़े नतीजों में बदलते हैं। और अंत में टिफ़नी अलीचे की कहानी, वो सब कुछ एक साथ लाती हैं। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने महसूस किया कि सारी वित्तीय योजना पैसे के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ के लिए थी। ये पैसे को एक साधन के रूप में उपयोग करने के बारे में है, ताकि वो जीवन जिया जा सके जो हम चाहते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकें। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद आपके पास पहले से ही काफी हो। एक अंतिम विचार, ये सारे सोर्सेस धन बनाने के तरीकों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन टिफ़नी अलीचे की कहानी और कुछ अन्य जगहों पर दान देने की बात एक अलग और ज्यादा गहरा सवाल उठाती है कि एक बार वित्तीय स्थिरता हासिल हो जाने के बाद हाँ, उस धन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा चीजों के लिए है, या ये पूरी तरह से कुछ और के लिए एक साधन है? जैसे उदारता या एक विरासत बनाना। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिए।